लेकर के विश्वास नया हम, सोजलीफ संग बढ़े चले, सोजलीफ संगठन का नाम है। लेकर के विश्वास नया हम सोजलीफ संग बढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को बढ़े चले। इस संस्था का हमको संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, वो हमें समय पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना है। लोगों को भी बताना है कि तुम्हारे अधिकार ये है, तुम्हारी ड्यूटीज ये है। तो वो अधिकार अगर हम मांग नहीं रहे हैं तो हमें मांगना चाहिए, जानते नहीं है तो हम मांगे। ये है कि किसी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर भरण पोषण मिले और उसका व्यवस्था परिवार करता है। ठीक वैसे ही इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार निर्धारित किया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि वो अधिकार लोगों तक बराबर नहीं पहुंच रहे हैं। जी। और सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन का यही अवधारणा है मुख्य तौर पे कि वो अधिकार ये जो नौकरी पा गए हैं या थोड़े से जो रोटी कपड़ा मकान में अव्वल हो गए हैं, उन पर क्रीमी लेयर लागू कराना चाहिए। मैं सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त हूँ छत्तीसगढ़ शासन में। जी। ये जो अभी कोर्ट का जो निर्णय आया है 1 अगस्त को, ये सर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये आपको बताना है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पंजाब और हरियाणा स्टेट के मामले में निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं, उसमें जो जातियां जो है विकसित हो गई मतलब जिनकी पहली पीढ़ी बड़ी नौकरियों में आ गई है, जिनके IAS IPS या बड़े सेवा में हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं, तो ऐसी जातियों को चिन्हांकित करके क्रीमी लेयर या उनको जो है उस सूची से बाहर कर दें। तो जिससे नुकसान भी बता रहा हूँ आपको, नुकसान ये होगा, नुकसान के बारे में आगे 85 से 90% लोग को 5 से 10% चीजों को दिया जाएगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेगा। और 5 से 10% के लोग अगर वो 90% चीजों पर उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? सरकार कहीं न कहीं ये मान रही थी, अभी जैसा जो अभी जो 1 अगस्त का निर्णय आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो SC ST समुदाय को हेट्रोजीनस मान रही है। अच्छा। वो होमोजीनस ग्रुप नहीं मान रही, जबकि हमारा जो SC ST समुदाय है ये एक होमोजीनस समुदाय है। इसका जो रिजर्वेशन देने का पीछे में उनका छुआछूत अछूतपन, वो मेनली सामाजिक जो भेदभाव था वो उसका बैकग्राउंड। अच्छा, उन्होंने संविधान के प्रावधानों का उसमें बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। उन्होंने 2004 के केस को उठाया और उन्होंने सवाल उठाया कि जब 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिया था, तो 3 जजों को क्या अधिकार है कि अपने से बड़ी बेंच के निर्णय पे सवाल उठाए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वीकृति इंडिया। आज हम हैं सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय संविधान जानो कार्यशाला में, और ये कार्यशाला आयोजित की गई थी रायपुर में 7 और 8 सितंबर 2024 को। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं और अभी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संस्था है, इसके संस्था के सदस्य या पदाधिकारी क्या सोचते हैं, ये संस्था क्या काम करती है और इस संस्था का क्या उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं विश्वास मेश्राम जी से, जो इस कार्यशाला के प्रमुख है, और इसकी शुरुआत जो है हम कविता के माध्यम से करेंगे। सर, ये कार्यशाला सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन द्वारा आयोजित है। ये ऐसा संगठन है जिसमें सारे सदस्य समान हैं, कोई प्रमुख नहीं है, कोई दूसरे नंबर पे है ही नहीं, सारे लोग पहले नंबर पे हैं। तो आपको धन्यवाद, आप इस कार्यशाला में आए और ये रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं स्वीकृति इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि वे इस पूरे कार्यशाला का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। जी, इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि हम संविधान को जाने, संविधान में वो कौन सी बातें हैं जो भारत को एक बहुत अच्छा देश बनाने के लिए है,
जी। और भारत के हर व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए है। तो संविधान का मतलब ही है भारत के नागरिक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। जी जी, कविता से शुरुआत करते हैं तो सर। इसके लिए हम एक छोटी सी कविता, लेकर के विश्वास नया हम सोजलीफ संग बढ़े चले, सोजलीफ संगठन का नाम है। लेकर के विश्वास नया हम सोजलीफ संग बढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को बढ़े चले। यहाँ हम सोजलीफ के साथ साथ संविधान भी कहते हैं कि लेकर के विश्वास नया हम संविधान संग बढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को गढ़े चले। और भावी कल कैसा होगा, इसकी पूरी रूपरेखा हमारे संविधान ने बना रखी है। हाँ, और अगले उसमें जो अधिकार दिए हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ते चले, अधिकार भी और कर्तव्य भी। धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल ये है कि ये सब सोशल जस्टिस की जो अवधारणा क्या है, जो आप अभी बता रहे थे, उसी को क्लियर करके बताएंगे कि सोशल जस्टिस फाउंडेशन की अवधारणा क्या है। हाँ, हमारे साथी मुरली झरिया जी कवर्धा से हैं जी। तो सर, मैं हूं खेमराज झारिया जी, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर जीएसटी छत्तीसगढ़, और मैं सोजलिफ का एक्टिव मेंबर हूं। आज की कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि संविधान में जो जो ड्यूटीज और कर्तव्य हमें दिए हैं, हक दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। और विशेष तौर पे जो बात आई थी कि 1 अगस्त को जो निर्णय हुआ है, सर इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अवधारणा से शुरू करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस संस्था का। हमको संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, वो हमें समय पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना है। लोगों को भी बताना है कि तुम्हारे अधिकार ये हैं, तुम्हारी ड्यूटीज ये है। तो वो अधिकार अगर हम मांग नहीं रहे हैं तो हमें मांगना चाहिए, जानते नहीं है तो हम मांगेंगे नहीं जी। ये दोनों चीजें हम एक दूसरे को बता रहे हैं, और ये बात हम गांव-गांव तक बताना चाहते हैं। गांव-गांव तक बताना चाहते हैं। अपना नाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हित नारायण टंडन, मैं उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक हूँ और सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन के साथ मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। जी, आपसे एक सवाल है हमारा जो है कि ये छत्तीसगढ़ में इस अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ी। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि इस अवधारणा की जरूरत तो पूरे देश में है जी। इसलिए है कि किसी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर भरण पोषण मिले और उसका व्यवस्था परिवार करता है। ठीक वैसे ही इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार निर्धारित किया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि वो अधिकार लोगों तक बराबर नहीं पहुंच रहे हैं। जी जी। और सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन का यही अवधारणा है मुख्य तौर पे कि वो अधिकार लोगों तक पहुंचे, वो तब पहुंचेगा। अब हम सब जानते हैं कि बच्चा जब तक नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो वो चीज यहाँ भी लागू होता है कि जिसका अधिकार है वो आवाज उठाए तभी उसको देने वाला देगा। तो सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन बस यही कर रहा है कि आपको, हमको, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करा रहे हैं ताकि वो अपने हक और अधिकार को मांग सके और भारत के संविधान के तहत उसको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन, सोशल जस्टिस नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरा सवाल ये आपसे था जो है कि ये जो संस्था है ये सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या सोचती है। सामाजिक परिवर्तन अपनी जगह है और सोशल जो जस्टिस है वो अपनी जगह है। समाज में परिवर्तन की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस पर बहुत ज़्यादा दखल नहीं रखता जी। लेकिन संवैधानिक मामलों पे हम देखते हैं कि संविधान ने जो व्यवस्था कर रखा है वो यदि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अगर प्राप्त होता है तो किसी और बदलाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। और बदलाव की आवश्यकता नहीं। राम पीयूष खटकर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी, आप सर एडवोकेट है तो आपसे लीगल सवाल पूछ लेते हैं। सर ये लीगल और इलीगल का क्या मतलब है और इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है। लीगल जैसे कि हम बोल सकते हैं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ ऑफ द मदरलैंड कहा जाता है जिसको, तो उसमें जो है सारे जो कमजोर हैं या वंचित जो है उनको अधिकार दिया गया है और उनके जो ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं जो हम जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है देखते हैं कि
हिस्ट्री में जाएंगे तो जब पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ उसके बाद जो है सबको अधिकार देने के लिए नहीं, हम बात जस्ट चली। जनरल सेंस में पूछ रहे हैं, जनरल सेंस में। लीगल जी। लीगल इलीगल हाँ, क्या चीज लीगल है, क्या इलीगल है, कैसे उसमें डिफरेंसेस करते हैं, बस ये सवाल था। ठीक है सर। हाँ लीगल है, जो एक्सेप्ट है, जैसे हाँ। कस्टम एंड ड्यूटीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड हाँ, है वो लीगल है। हाँ जी तो इसके फेवर लीगल है कोर्ट वो। में बोलते हैं। जी। और जो सामान्य रूप से सभी को जो है सुटेबल लगे वो जो है लीगल है। ओके, थैंक यू। सर, ये उप वर्गीकरण का अभी निर्णय आया है 1 अगस्त जो है, तो ये उप वर्गीकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, 1 मिनट में बताएंगे। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। मैं जगदीश प्रसाद खटकर, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी। देखिए, इसमें फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट दिख रहा है। भाई भाई को लड़ाने का एक षड्यंत्र है। नहीं, वो तो यदि परिणाम हमारा है, ये फैसला क्या है ये बताइएगा। फैसला यह है कि एक जातीय बिरादरी में कुछ जातियां जो नौकरी पा गए हैं या थोड़े से जो रोटी कपड़ा मकान में अव्वल हो गए हैं, उन पर क्रीमी लेयर लागू कराना चाह रहे हैं। और जो उससे जो नीचे तबके के हैं, भारतीय संविधान ने सबको समान अवसर दिया पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कुछ तबका नीचे रह गए हैं। इसके लिए बहुत सारे योजना है सरकार को, उनके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, उनको अवसर के लिए, और बहुत सारी योजना बना सकता है। लेकिन इसमें वर्गीकरण करके ये हमें कमजोर करना चाहते हैं हमारे समुदाय और संगठनों को। जी। क्योंकि बहुत सारे जातीय बिरादियां हैं और सभी अभी समतामूलक समाज की ओर हैं, लेकिन इसमें भारतीय संविधान के विपरीत अवधारणा है, ऊपर विपरीत अवधारणा है। सर, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अनिल कुमार बनज है, मैं सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त हूँ छत्तीसगढ़ शासन में। जी जी। ये जो अभी कोर्ट का जो निर्णय आया है 1 अगस्त को, ये सर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये आपको बताना है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पंजाब और हरियाणा स्टेट के मामले में निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं, उसमें जो जातियां जो है विकसित हो गई हैं, विकसित हो गई मतलब जिनकी पहली पीढ़ी बड़ी नौकरियों में आ गई है, जिनके IAS IPS या बड़े सेवा में हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं, तो ऐसी जातियों को चिन्हांकित करके क्रीमी लेयर या उनको जो है उस सूची से बाहर कर दिया जाए, और जो उसी सूची के जो छोटी जातियां हैं जो ठीक से मतलब जो है विकास की राह में आगे नहीं आ पाई है, उनको जो है मौका दिया जाए। ये मोटा मोटा निर्णय है। सर, हाँ जी, अपना नाम बताएंगे। मैं देवलाल भारती सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन के इसमें काम करता हूँ। जी जी। हम शासकीय सेवक हैं जी। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में काम करता हूँ। जी जी। तो ये जो निर्णय आया है इसका SC ST समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का जो डिसीजन आया है, ये 2 चीजों पे आया है। नहीं, प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव पहले आप जान लें, जैसा बताया सर ने कि वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, इसका प्रभाव ये पड़ेगा हमारा जो SC समुदाय है उस पे बहुत सारी जातियां हैं, उस जातियों का समूह है एक SC या ST। उस ST में भी बहुत सारी जातियां हैं जो एक छत के नीचे आ जाती है। ST मतलब सारी जातियां जितने समाहित हो उसमें, जैसा SC छत्तीसगढ़ की बात करें तो 56 जातियां एक समान हैं, वैसी पूरे देश भर में बात करें तो और संख्या बढ़ जाती है। लेकिन एक समुदाय है वो SC और ST, 2 ही जाति है, SC और ST। अब उसमें आपने कह दिया कि ST में भी वर्गीकरण होगा, तो नहीं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव ये होगा कि हमारे जो एक वर्ग एक छत के नीचे है वो अलग अलग छतों में चले जाएंगे। तो जिससे नुकसान भी बता रहा हूँ आपको। नुकसान ये होगा, नुकसान के बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों ग्रुप में, जो SC का और ST का वर्गीकरण होने से अलग अलग छत बन जाएंगे। जी, थैंक यू जी। अपना नाम बताएंगे। मैं संतोष कुमार जांगड़े। जी जांगड़े जी, ये बताइए कि आप ईमानदारी से क्या समझते हैं, क्या होती है ईमानदारी और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। सर, ईमानदारी तो नैतिकता पर आधारित होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पे वह लागू हो सकती है। जी ठीक है, थैंक यू जी। मैं भाव सिंह डहरे जी, शिक्षक हूँ
जी धमतरी जिले से। जी जी जी। आप शिक्षक हैं जो है, सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नेतृत्व क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? नेतृत्व जो है प्रतिभा, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जो है हम्म प्रतिभा को निखारने का एक माध्यम है, और नेतृत्व के माध्यम से ही किसी भी लड़ाई को या किसी भी कार्य को एक बेहतरीन ढंग से पूरा किया जा सकता है। बेहतरीन। और हम जो है नेतृत्व क्षमता को ही उभारने के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमारे बीच में यह प्रयास भी करना चाहिए कि हम जो है लीडर पैदा करें, नेतृत्वकर्ता पैदा करें, ना कि लोडर। जी। और लोडर जो पैदा करेंगे हम जो है, तो वास्तव में लोडर जो है भार को बढ़ा देता है जी। और लीडर जो है भार को कम करता है। क्यों जरूरत पड़ती है नेतृत्व की? नेतृत्वकर्ता की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं या जिस परिवेश में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं, तो वहाँ पर किसी विशेष काम को, चाहे परिवार हो, घर हो, तो उस विशेष काम को पूर्ण करने के लिए एक मुखिया की जरूरत करती है, और उस मुखिया के निर्देश का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है, ताकि वो काम सही ढंग से हो सके और एक बेहतर हो सके, और हम किसी परिणाम तक जो है उसको पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू जी। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रुपेंद्र कुमार बघेल है सर, और मैं धमतरी से हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने आरक्षण के बारे में सुना है? जी सर। ये आरक्षण की अवधारणा कहाँ आई और कब आई? सर इससे पहले आरक्षण जो है वो एक प्रतिनिधित्व का अधिकार है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में निहित किया है। और आरक्षण इसलिए लागू होता है कि हम एक स्तर पर समाज को ला सके। हाँ, नहीं, ये अवधारणा कब आई? सर ये अवधारणा जब से पुनः व्यक्त हुआ था, उस पहले जब देश में असमानता आधारित था, हाँ। जिसमें छुआछूत का भाव था समाज में, तो उसको दूर करने के लिए और उस स्तर को सुधारने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। जी ठीक है, थैंक यू। सर अपना नाम बताएंगे? जी, नरेंद्र कुमार। कि ये अवधारणा कब आई और कौन लेके आया ये अवधारणा जो है? देखिए, आरक्षण की आवश्यकता सबसे पहले इसको छत्रपति साहू जी महाराज ने इसको उस टाइम अपने शुरुआत की थी, जिसके बाद समाज में असमानता, भेदभाव, उच्च नीच, जो गरीबी की खाई को पाटने के लिए, एक समान अधिकार देने के लिए लोगों को सामाजिक स्तर से आगे लाने के लिए समान पे, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। इनको आरक्षण नहीं कह सकते, ये प्रतिनिधित्व का अधिकार है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। सर अपना नाम बताएंगे? सबसे पहले मैं आप मीडिया के जो हमको कवरेज कर रहे हैं उसको बधाई देना चाहता हूं। मैं बाय प्रोफेशनल एक साइंटिस्ट हूं जी, और मैं जो है हमारा हॉस्पिटल उद्योग स्कूल वगैरह चलता है प्रदेश में। अनिल बना सर मेरे को बोले कि आज आना है करके कार्यक्रम में, तो हम जो है आज मंत्रालय में थे काम से। अच्छा। उसके बाद फिर हम जल्दी बोले, थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए देश में जैसे कि बहुत सारे वक्ताओं का मैंने सुना है, सामाजिक परिवर्तन के लिए हमने देश में, हमने अभी पूना का एक मीटिंग था, वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। उस मीटिंग से भी हमने सीखा कि हमको जो हक है और अधिकार है हमारा, जैसे हम आरक्षण शब्द जैसे जनरली लोग बोलते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं तो हिस्सेदारी की बात करता हूँ। एक मिनट सर, मेरे से सवाल करिएगा, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। जो भी जिसकी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हम 85 से 90% लोग को 5 से 10% चीजों को दिया जाएगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेगा। और 5 से 10% के लोग अगर वो 90% चीजों पर उनका रहेगा, तो राज्य के, केंद्र के, कोई भी सरकारी, कोई भी संसाधन पर, हमारा ये मानना है कि उसका जो हम किसी का विरोध नहीं करते सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, ये सारे का है, ओबीसी, एससी, एसटी का है। हम तो चाहते हैं कि सामान्य वर्ग का जितना आबादी है उसकी जनगणना करा ले और उसके हिसाब से उनका हक और अधिकार उनको भी दे।
हमारा उद्देश्य किसी के हक अधिकार को छीनना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो जो जितना अधिकार आता है उस हिसाब से इनको दे, और जो अधिकार उनका नंबर से है, मान लीजिए उनका नंबर जो आते हैं उस आधार पर उनको दे हिस्सेदारी। जी जी जी, आप सवाल सुनने सर जो है जी जी सवाल हमारा ये है कि एससी एसटी समुदाय को इस फैसले से चिंता क्यों करना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न भी सही है, मैं उत्तर भी थोड़ा अच्छा से आपको दे रहा हूं कि हमको एक क्लास से बांटने का ये है। ये मान लीजिए आप एक समझ में, बहुत सारे विद्वान लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। हमारे बहुत सारे ऐसे एससी और एसटी के साथी लोग हैं जो लोग उस एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर पाएंगे, जानकारी ना होने के कारण या अपनी योग्यता ना होने। वो सीटें कहाँ जाएगी? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारा एससी एसटी का इतना सीट है, तो उस सीटों को ये लोग तो शुरू से ऐसा कर ही रहे हैं, तो उस सीटों का क्या होगा? वो सीट को तो उनसे तो छीन ले रहे हैं, जो एप्लीकेबल है एससी एसटी ओबीसी, उससे आपने छीन लिया। और जो एप्लीकेबल ओबीसी एससी एसटी नहीं है, वो लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पीयर ही नहीं हो पाएंगे। तो वो जो सीटें हैं वो कहाँ करेंगी सरकारें जो हैं? उससे मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आप ही के माध्यम से कि उस सीटों का क्या होगा? उसमें आपको जो है डाउट है? जी, डाउट नहीं, पूर्णतः डाउट है। ये शुरू से ऐसा इनका एक ना रणनीति है। ये लोग जो है अपने इसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। 8-10% के लोग ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। मैम, ये जो वर्गीकरण की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर आई, कौन से स्टेट में आई? सबसे पहले वैसे ये केस चालू हुआ था 1974 में पंजाब में, जब पंजाब सरकार ने जो है वहां पर वाल्मीकि और मजहबी सिख, ये दो लोगों को उन्होंने एक एक्ट लाके 50 पर, जो वहां पर जो रिजर्वेशन का कोटा था उसमें उनको 50% का कोटा दिया। और यहाँ से वो शुरुआत हुई और यहाँ से ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया, जहाँ पर ये जो उन्होंने पंजाब सरकार ने एक लॉ बनाया था जिसमें वो 4/5 के तहत ये दिया था उन्होंने, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैश किया। ये कहा पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इस नियम को जो है वो कैश कहा और कहा कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो चिरैया वाला केस है 2004 में, इसमें सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी का नहीं किया जा सकता। जी, इसके पीछे क्या रीजन था लाने का, जो है कि वो उपवर्गीकरण की जरूरत सरकार को लाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? सरकार कहीं न कहीं ये मान रही थी, अभी जैसा जो 1 अगस्त का निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एससी एसटी समुदाय को हेट्रोजीनस मान रही है। अच्छा। वो होमोजीनस ग्रुप नहीं मांग रही, जबकि हमारा जो एससी एसटी समुदाय है ये एक होमोजीनस समुदाय है। इसका जो रिजर्वेशन देने का पीछे में उनका छुआछूत अछूतपन, वो मेनली सामाजिक जो भेदभाव था वो उसका बैकग्राउंड था, तो वो ना मानते ही, और उसके कारण वो एक होमोजीनस ग्रुप है, वो सबने फेस किया। और उसमें से कोई ग्रुप यदि पीछे रह गया तो 2004 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये कहा था सरकारों को कि आप उनके लिए विशेष प्रावधान करिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, पर वो कितना किया गया ये तो नहीं मालूम, पर ये वर्गीकरण हम पर लाया गया है। और जिसके कारण हम आज भी बता दें कि यदि कोई कास्ट सरकारें ऐसा सोचती है कि ये इनका ज्यादा प्रतिनिधित्व है, तो अगेन उस कास्ट में भी, और उसको वो वर्गीकृत करके उसको बाहर करना चाहती है, तो अगेन उस कास्ट में भी कई परिवार, ये कुछ परिवार हैं जो उठे हैं, ये पूरा वो जो जाति है वो नहीं उठा, कुछ परिवार उठे हैं, कुछ परिवार अभी भी नीचे हैं, तो उनके साथ न्याय कैसे होगा? जी जी जी, उसमें बहुत लोग हमारे लोग आएंगे। जी, आप बता सकते हैं कि ये जो आरक्षण लागू हुआ, तो आरक्षण से जो है कौन कौन सी जातियां हैं? 2-4 जातियों के नाम बताए जिनको, जो विजिबल दिखाई दे रही हैं, जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से बताइएगा। जैसे पंजाब का ही देख लें तो वहां पर वाल्मीकि
और सिख मजहबी सिख, इन दो को 50% रिजर्वेशन दिया गया, जबकि वहां पर करीब 46 और कास्ट थी, 46 कास्ट थी, जिसको जो है सेकेंड ग्रुप में रखा गया, जिसको बहुत कम 50%, बाकी 46 के लिए 50% और ये दो कास्ट के लिए 50%। ये नॉर्थ में हो गया। ये नॉर्थ में हो गया। साउथ में यदि हम लोग जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है, वहां पर अरुंधतियार, तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में। हाँ। वो अरुंधतियार के लिए आंध्र प्रदेश में कौन सी जाति है? आंध्र प्रदेश में मैं भूल रही हूँ, या तो फिर वो ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जी, महाराष्ट्र में अभी ये नहीं आया है, ये पंजाब में आया, तमिलनाडु में आया, हरियाणा में आया, हरियाणा में भी आया है। जी जी जी, ये हरियाणा में भी हुआ है। ओके, और नहीं, ये उप वर्गीकरण की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरक्षण जो लागू हुआ उससे कौन सी जातियां उभर करके विजिबल दिखाई दे रही है? अभी सरकार का ये डेटा आएगा। हाँ। अभी सरकारों को ये असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए उनकी बकायदा पूरी फॉर्मेट होगी, तब जाके वो बोल पाएगी। वो पूरी जनगणना, वो गणना अभी बाकी है, डाटा अभी आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, मतलब हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है, तो इसमें कहीं कोई डाटा ही नहीं है। हाँ। विदाउट किसी डाटा के उन्होंने ये निर्णय दिया है, जबकि ये नहीं, और ये राज्यों पर छोड़ा है। तो अभी राज्यों को यदि ये निर्णय लागू कर, ये निर्णय नहीं है, ये एक ओपिनियन है, अपनी मत दी है उन्होंने, और यदि ये राज्यों को लागू करना है तो उनको बकायदा इसके आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, इंपीरियल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो लागू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा परिचय डॉक्टर स्नेहलता, मैं राजीव में शिशु रोग विशेषज्ञ। ये है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे क्यों असहमत थी, आपको क्या लगता है? देखिए, बेला त्रिवेदी का जो फैसला है वो पढ़ने से लगता है कि ये लीगल फैसला है। अच्छा, उन्होंने संविधान के प्रावधानों का उसमें बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। उन्होंने 2004 के केस को उठाया और उन्होंने सवाल उठाया कि जब 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिया था, तो 3 जजों को क्या अधिकार है कि अपने से बड़ी बेंच के निर्णय पे सवाल उठाए? तो ये तो वहीं से खारिज हो जाता है। उसके बावजूद उन्होंने इस केस को 7 जजों को रिकमेंड करने के लिए जो प्रस्तावित किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नहीं हुआ। बिल्कुल, पॉइंट टू। अच्छा, अभी हाँ, चलो, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पॉइंट 2 बताइएगा। एक तो आपने बताया जो है, जो 5 जज के जजमेंट को उन्होंने क्रॉस किया। नेक्स्ट, दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि एससी और एसटी सोसाइटीज जो हैं वो होमोजिनस है। उसका कारण उन्होंने बताया कि जब संविधान सभा में बहस चली है तब जाके ये लिस्टिंग हुई, और ये ऐसे हवा में नहीं बन गई है, 2024 में नहीं बनी है। ये तो 1935 का जो इंडिया एक्ट है तब से आ रहा है, और इन कैटेगरीज को किस आधार पे बांटा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उसको कोई आर्थिक आधार पे नहीं बांटा गया। ये पहली बात थी कि क्या इनके साथ छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता होती है, और दूसरी बात कि क्या ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। और इस आधार पे संविधान ने, खोल के देखिए संविधान, पढ़िए जरूर। मैं अपने आपके सुखिती इंडिया के सारे देखने वाले दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि संविधान निकाले, पढ़े, वही वो किताब है जो आपके जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद। चलिए सर, हमारा सवाल ये है कि ये जो क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है इस जजमेंट में सबसे पहले किसने लिखी है? इस जो बेंच है इसमें 7 जज थे, उसमें एक शेड्यूल कास्ट से भी वर्ग के भी जज शामिल है, जी BR गवई। और उन्होंने जो है इस जजमेंट में उसका समर्थन किया है कि ST SC वर्गीकरण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। सर, आपसे सवाल ये है कि समानता की बात बहुत होती है, ये समानता है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? समानता का एक बहुत विस्तृत सामाजिक रूपरेखा है, जो समानता हर चीज में,
कि आपको नौकरी में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हमको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हमको प्रशासन में उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए जितनी हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आधारित हमको संसाधनों में बराबरी मिलना चाहिए। हमको इंडस्ट्री में मिलना चाहिए बराबरी का हक। हमको पॉलिटिक्स में हमारी राजनीति में हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं पर हमारी हिस्सेदारी तो है ही नहीं, और जो हिस्सेदारी मिल रही है, दे रही है सरकारें, वो बहुत नगण्य के बराबर है। सर, ये इस फैसले में सब्सटेंशियल इक्वलिटी की बात हुई, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाएं। सब्सटेंशियल मतलब कि क्या ये जो जजमेंट जो है कल बात हुई है, जी आप बताएं कि जो समस्या का समाधान व्यक्ति में है या संगठन में है? समस्या का समाधान अपने अपने स्तर में है। अगर कोई एक व्यक्ति की समस्या है तो वो व्यक्ति हल कर सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े समूह की समस्या है तो सब आपस में मिलकर संगठन बनाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, हम आज के जो वर्कशॉप है उसके आधार पे हम आज के इस वर्कशॉप के हिसाब से हम संगठन के माध्यम से हमारी जो समस्या है वह सामूहिक रूप से समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है, और इसीलिए हम संगठित रहकर उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। जी, ठीक है। संविधान को जानो, क्यों सर? ये एक तरह से ड्यूटी है हमारी कि हम पे कौन सा रूल हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी चीज अपराध है, कौन सी चीज अपराध नहीं है, मेरी हक क्या है, ड्यूटी क्या है। जब तक हम संविधान नहीं जानेंगे, जब इस चीज क्लियर नहीं होता, इसलिए संविधान जानना बहुत जरूरी है। जी जी, संविधान जानना जरूरी है। सर, ये जो है जी ये सब्सटेंशियल इक्वलिटी पर ये जो फैसला आया है, उसके बारे में अगर थोड़ा बताइए कि ये सब्सटेंशियल इक्वलिटी है क्या? हाँ सर, ये असली में क्या कि 2004 के निर्णय में ये बात आई थी, और इसके बाद अभी भी आई है। 2004 के निर्णय में सब्सटेंशियल इक्वलिटी ये कि जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है उसमें सब लोगों को मिले, और कुछ खास लोग अगर लाभ ले लिए हैं और कुछ छूट रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, और ये संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। मिलना सबको चाहिए। जी जी। तो 2004 में ये बात कही गई थी, 2004 के निर्णय में, कि सबको लाभ नहीं मिल रहा, और उस निर्णय में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि स्टेट को कुछ चीजें ध्यान देना चाहिए कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनके विशेष कुछ प्रावधान किए जाए। विशेष प्रावधान किए जाए। हाँ, इनको बजट दीजिए, इनके लिए विशेष कोचिंग को इंस्टीट्यूट करिए। जी जी। और इनके जैसे मैं बोलूं कि वाल्मीकि समाज के बच्चे क्या होते हैं कि 16 साल के होते और वो कमाने लगते, तो पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि ये पढ़ें, और उनको नौकरी में लगा देते, जॉब में, तो उनके बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं पाते और वो कमाने लगते। सरकार को चाहिए कि इस खामी को ढूंढे और उनके पेरेंट्स को उसकी सैलरी बराबर पेरेंट्स को पैसे दें, और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पृथक से वो करें। स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज में उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा करें, कोचिंग करें, जो फाइनेंशियल सुविधा दे सकते वो दें। वो 2004 के निर्णय में कहा था। 2004 से 2024 तक सरकार ने और न्यायालय ने इस बारे में कभी कुछ नहीं किया जी। उससे बचने के लिए 2024 का जो निर्णय आया है, वो जुम्मा से बचने के लिए इन्होंने एक नया जुम्मा को कोटे के अंदर कोटा वाला डाल दिया। जी जी जी। और उस कोटे के अंदर कोटे के द्वारा वो चाहते हैं कि वो जो छूट रहा है उनको कुछ लाभ दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। संस्था से जोड़ने के लिए युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे अपने संस्था में लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सोजलिप है, सोशल जस्टिस, यह सामाजिक न्याय पर आधारित है। जो संतों गुरु महात्माओं के आंदोलन और उनके संघर्ष इनका मेन बेस है, और समता मूलक समाज जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, समता स्वतंत्र न्याय बंधुत्व, उस पर ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें हम युवाओं को क्या मिलना चाहिए, उनका हक अधिकार क्या है, नौकरी है, व्यवसाय है, इतना जो उनके योग्यता के आधार पर उनको वाजिब हक जो भारतीय संविधान ने दिया है वो सब चीज मिलना चाहिए। यही जो जागरूकता कार्यक्रम हम सोजलिप के माध्यम से ला रहे हैं, ताकि उनको रोजगार मिले और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो। हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा घर, शहर उनकी भूमिका को रेखांकित करे और उनकी वास्तविक योग्यता का उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। बताएं कि जो समस्या का समाधान
व्यक्ति में है या संगठन में है? तो समस्या का समाधान अपने अपने स्तर में है। अगर कोई एक व्यक्ति की समस्या है तो वो व्यक्ति हल कर सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े समूह की समस्या है तो सब आपस में मिलकर संगठन बनाकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, नहीं हम आज के जो वर्कशॉप है उसके आधार पे हम आज के इस वर्कशॉप के हिसाब से हम संगठन के माध्यम से हमारी जो समस्या है वह सामूहिक रूप से समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है और इसीलिए हम संगठित रहकर उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। संविधान को जानो, क्यों सर? ये एक तरह से ड्यूटी है हमारी कि जी हम पे कौन सा रूल हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी चीज अपराध है कौन सी चीज अपराध नहीं है, मेरी हक क्या है ड्यूटी क्या है। जब तक हम संविधान नहीं जानेंगे जब इस चीज क्लियर नहीं होता, इसलिए संविधान जानना बहुत जरूरी है। जी जी, संविधान जानना जरूरी है सर। ये जो है सब्सटेंस जी ये सब्सटेंशियल इक्वलिटी पर ये जो फैसला आया है उसके बारे में अगर थोड़ा बताइए कि ये सब्सटेंशियल इक्वलिटी है क्या? हाँ सर, ये असली में क्या कि 2004 के निर्णय में ये बात आई थी और इसके बाद अभी भी आई है। 2004 के निर्णय में सब्सटेंशियल इक्वलिटी ये कि जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है उसमें सब लोगों को मिले, और कुछ खास लोग अगर लाभ ले लिए हैं और कुछ छूट रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है और ये संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। मिलना सबको चाहिए। जी जी। तो 2004 में ये बात कही गई थी, 2004 के निर्णय में कि सबको लाभ नहीं मिल रहा है, और उस निर्णय में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि स्टेट को कुछ चीजें ध्यान देना चाहिए कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनके विशेष कुछ प्रावधान किए जाए, विशेष प्रावधान किए जाए। हाँ, इनको बजट दीजिए, इनके लिए विशेष कोचिंग को इंस्टीट्यूट करिए। जी जी। और इनके जैसे मैं बोलूं कि वाल्मीकि समाज के बच्चे क्या होते हैं कि 16 साल के होते और वो कमाने लगते हैं, तो पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि ये पढ़ें और उनको नौकरी में लगा देते हैं, जॉब में, तो उनके बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं पाते और वो कमाने लगते हैं। सरकार को चाहिए कि इस खामी को ढूंढे और उनके पेरेंट्स को उसकी सैलरी बराबर पेरेंट्स को पैसे दें और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पृथक से वो करें। स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज में उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा करें, कोचिंग करें, जो फाइनेंशियल सुविधा दे सकते वो दें। वो 2004 के निर्णय में कहा था। 2004 से 2024 तक सरकार ने और न्यायालय ने इस बारे में कभी कुछ नहीं किया जी। उससे बचने के लिए 2024 का जो निर्णय आया है वो जुम्मा से बचने के लिए इन्होंने एक नया जुम्मा को कोटे के अंदर कोटा वाला डाल दिया। जी जी जी। और उस कोटे के अंदर कोटे के द्वारा वो चाहते हैं कि वो जो छूट रहा है उनको कुछ लाभ दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। फाइनली सर, ये जो सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन जो है, ये संस्था के बारे में आप लोगों से बहुत सारी जानकारी हमें मिली। फाइनली आप हमारे दर्शकों से और उन युवाओं से जिनको आप इस संगठन से जोड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है उठाया है। सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन जैसा कि नाम से ही है कि हम जो है सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं लीगल तरीके से। लीगल तरीका मतलब संवैधानिक तरीके से। 26 जनवरी 2050 को जो संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तब से हम भारत के नागरिक बने और संविधान में सभी को समान माना गया है। जो ST SC OBC की जातियां हैं उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। उसका कारण ये है कि भारत में संविधान लागू होने के पहले सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि सभी वर्गों को तरक्की के समान अवसर नहीं मिले थे। तो उनको जो है सभी को समान अवसर मिल जाए, सबकी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, संसाधन है, उसमें संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, कह के जो संविधान प्रावधान किए गए। लेकिन जब हम धरातल पर उतरते हैं तो लगभग 80 साल होने को आ रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कहेंगे? वही बात मैं उसी बात कह रहा हूँ कि लगभग जो है 80 साल होने जा रहे हैं। हम लोग जब आंकड़े देखते हैं, धरातल पर उतरते हैं तो देखते हैं कि हमारे उन वर्गों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला नहीं जी। तो हम लोग जो है उसका कारण एक तो जागरूकता की कमी है। हमारे लोग शिक्षित नहीं थे तब, हमारे लोग अब शिक्षित हो गए हैं तो अपने अधिकार को जानने लगे, तब हम सरकार के पास जा रहे हैं और हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो ये
इसी बात को लेके हम अपने बच्चों के बीच जा रहे हैं कि उनको जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, हमारे पास जो शासकीय क्षेत्र है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नौकरी नहीं है, ये हम भी जानते हैं। और धीरे धीरे जो है निजीकरण जो आज के समय में चल रहा है उसके कारण जो है और कम होते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहें, वो जो है स्वयं का उद्योग धंधे स्थापित करें, स्वयं का जो है व्यवसाय स्थापित करें। इसके लिए हम लोग उनको जो है जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे उसको सामाजिक संगठनों के माध्यम से कुछ सहयोग देकर किया जा सके, कुछ टेक्निकल सहयोग किया जा सके, ये इसके लिए मोटिवेट करने के लिए हम लोग जो है प्रोग्राम बना रहे हैं और गाँव में जाएंगे। अच्छा, गांव गांव तक जाएंगे जो है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस फैलाएंगे जी, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों से भी अवगत कराएंगे, संसाधन के उपयोग कैसे करना है उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे IAS, IPS, IFS बन सकते हैं, हम उनको करियर गाइडेंस पे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो बच्चे औसत हैं, जो कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे कि भाई आप जिस क्षेत्र में आपका मतलब कंफर्टेबल फील करते हो, जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र का आप बिजनेस में जाइए, उद्योग धंधे लगाइए, रोजगार वहाँ पैदा करिए। बल्कि हमारा समाज को हम चाहते हैं कि वो मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बने। एक छोटा सा व्यापारी भी 10 लोग को रोजगार उपलब्ध कराता है, जबकि हम जो है कितने बड़े भी लैंडलॉर्ड भी होते हैं, अच्छे बड़े नौकरी वाले भी होते हैं, तो भी हम जो है अपने बच्चों के लिए नौकरी ही प्रोवाइड करते हैं, जो नौकरी ही मतलब नौकर। जबकि हमको जो है अपने खुद के रोजगार धंधे लगाना चाहिए, ताकि हम तो खुद ही सक्षम हो और दूसरे जो है हम अपने वर्ग के 10-20 लोगों को और रोजगार उपलब्ध करा सकें। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे कि जो सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन के जो मेंबर है वो संस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये जो वर्कशॉप हुआ है 2 दिन का, उसमें किस तरह का प्रशिक्षण हुआ है, किस तरह की कार्यशाला हुई है, और ये जो जजमेंट आया है उसके बारे में वो क्या ओपिनियन बना पाए, क्या वो उसके बारे में समझ पाए। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सर, आपने, आपकी संस्था ने हमको इतना समय दिया अपनी संस्था के बारे में बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुकृति इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।